अथाह मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है, तो उसकी खुशी का अंदाज़ा उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होता है जिसने मेहनत की होती है। उसके साथ-साथ उन गुरुओं को भी खुशी होती है, उस परिवार को भी खुशी होती है, जिन्होंने उस मेहनत के भागीदार बने होते हैं। ऐसे ही तक्षशिला कोचिंग है जहाँ 2 महीने पहले हम आए थे। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं शर्मा सर, उनसे हम मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएस या ज़्यादा से ज़्यादा पीसीएस हमारी कोचिंग से निकलें। ऐसा हम प्रयास करते हैं और आज उनका एक प्रयास सफल हुआ है। उनकी ही कोचिंग का एक विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है, और हमें ये बात रात को पता चली जब रिजल्ट आया, तो हमने तत्काल ये कोशिश की कि किसी तरीके से उस विद्यार्थी से बात की जाए और उस समझा जाए कि कैसे तैयारी की है, कैसे बाकी के बच्चे तैयारी करें जो कि आईएएस, आईपीएस बन पाएँ, और शर्मा सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, संचालन कैसे करते हैं कोचिंग, और क्या विशेषताएँ बच्चों में होनी चाहिए जो कि बच्चे आगे आईएएस, आईपीएस या फिर सिविल सर्विस में तैयारी कर पाएँ। हमारे साथ हैं राकेश जी, जिनका पीसीएस में चयन हुआ है, तक्षशिला कोचिंग में पढ़ते थे, यहाँ से कोचिंग की तैयारी की। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। आपका पीसीएस में चयन हुआ है, कल ही आपको पता चला, तो जब पता लगा उस समय क्या स्थिति थी? सर, जैसे मुझे पता चला कि मेरा परिणाम आ गया है और मेरा नाम लिस्ट में है, तो सबसे पहले मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दिया और अपने माता-पिता को मैंने इसकी सूचना दी और फिर तब तक फ़ोन आने लगे, फ़ोन बिज़ी हो गया। शर्मा सर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ये पूछ लेते हैं कि उन्हें जब ये बात पता लगी तो कैसा लगा? सर, जब पता लगा आपको कि इनका चयन हो गया, कैसा लगा? मैं क्लास में था तो मेरा फ़ोन क्लास में हमेशा जो रहता है साइलेंस में रहता है और उसके बाद मैंने ये तो पता था कि आज रिज़ल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है और जब मैं बाहर निकला तो कई विद्यार्थियों ने हमारे इंटरव्यू दिए थे, जिनके हमने मॉक कराए थे, उनमें से राकेश भी थे। ये हमारे विद्यार्थी भी रहे हुए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी है इनका। तो जब मैंने फ़ोन देखा तो इनके 4 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। तो हमें तुरंत लगा कि शायद इनका सिलेक्शन हो गया है क्योंकि 4 कॉल का मतलब है कि खुशी चूँकि ये हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो कभी-कभी ये भी डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परेशान हों। मतलब इतनी सारी चीज़ें विदिन 30 सेकंड हमारे दिमाग में चल गई, तब तक कॉल लग गई और कॉल लगते ही इन्होंने हमने कहा, "हाँ, बताओ।" जो होता है ना, तो इन्होंने कहा कि, "सर, मेरा एसडीएम नहीं हुआ।" तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है मतलब ये सब कुछ सेकंडों में ब्रेन के पीछे चल रहा था कि कुछ हो तो गया है। तो उन्होंने कहा सर हमारा एसडीएम नहीं हुआ है, हमारा पीईएस में हुआ है। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूँ इक्विवेलेंट पोस्ट है जो बीएसए के सीनियर डाइट लेक्चरर होते हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये जो एजुकेशन में डायरेक्टर के पद तक पहुँचते हैं, उत्तर प्रदेश लेवल तक पहुँचते हैं। लेकिन मैं अब एक ही बात कहूँगा कि जब इनसे बात हुई तो इन्होंने हमें दोहरी खुशी बताई, चूँकि ये दोहरी बताना ही चाहते थे। 11 बजे के करीब इनके बेटा हुआ था, तो हमने कहा कि भई फिर तो डबल मिठाई है। तो इनको बेटा हुआ, फिर उन्होंने कहा सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद इससे अच्छा एक अब जो कहते हैं ना शिक्षक होता है, उसे अपने कार्य की सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब एक विद्यार्थी सफल होता है। और मुझे भी ये खुशी हुई चूँकि ये मेरा पहला बैच था और ये सफलता प्राप्त हुई है संस्थान को और हम भी यही चाहते हैं कि आगे भी ये और सफल हों। राकेश जी, एक दिन में 2 खुशियाँ, आपको पुत्र की प्राप्ति भी हुई रत्न की, और उसके बाद आपको ये शाम को पता चला कि आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद परिवार का क्या माहौल था? परिवार में आपने कैसे बताया पहले, और क्या रिएक्शन थे परिवार वालों के? सबसे पहले तो मुझे कॉल की, मैंने अपने पापा को बताया और काफ़ी सब लोग प्रसन्न हो रहे थे। पिताजी बहुत प्रसन्न थे। उनका कहना था बहुत बढ़िया, आगे लगिए। राकेश जी, बहुत बुनियादी सवाल पूछेंगे जो सामान्य धरातल पर लोगों के ज़हन में होते हैं कि जब कोई अधिकारी बनता है, कोई आईएएस, कोई पीसीएस सिविल सर्विसेज़ में जाता है, तो कैसे उसने तैयारी की होती है? क्या बैकग्राउंड होता है? क्योंकि जो समय चल रहा है, इस समय बच्चे ये चाहते हैं कि उनके पास तमाम सुविधाएँ होनी चाहिए। पढ़ने की तमाम सारी, मोबाइल हो, प्रोजेक्टर हो या फिर सिलेबस सारा अवेलेबल हो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, एसी के कमरे में बैठेंगे। आपके साथ क्या रही? आप बुनियादी से बताइए कि क्या आपके फ़ादर क्या करते हैं? क्या बैकग्राउंड है? पापा कृषक हैं और छोटे कृषक हैं और मेरा मानना ये है कि जो कुछ छोड़ दिया जाए तो
पढ़ाई के मामले में सुख-सुविधाओं का कोई स्थान नहीं है और जो व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक में अ बेसिक विभाग में असिस्टेंट टीचर हूँ और इस दौरान इससे पहले मैंने 2018 में मैंने क्वालीफाई किया था और उसका इंटरव्यू 2019 में हुआ था, लेकिन किसी कुछ कमियों के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने उन कमियों को दूर किया। विद्यालय जब भी मुझे पढ़ने का समय मिला, शाम को 6 से 10 पढ़ा, कभी 8 से 12 पढ़ा और लगातार पढ़ता रहा और परिणाम आज आप सबके सामने है। लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई कर ले रहे थे? सर जब तक मेरा सिलेक्शन प्राथमिक शिक्षक में नहीं हुआ था, तो उस समय मेरा पूरा दिन तो जो पढ़ाई पे रहता था और लगभग सिलेबस मेरा कंप्लीट था। जॉब लगने के बाद घंटे के बाद रिवीजन करना था और कुछ हैं उनको नेक्स्ट डे से पढ़ 1 घंटा कहाँ तक बाधक बन पाई है कि इनको कैसे दूर कर पाए आप? वो गाँव का रहन-सहन सारा, उसको शहर में आना, उसे पढ़ना, उन सब चीज़ों को समझना क्योंकि माहौल आपको वो नहीं मिला होगा जो माहौल चाहिए होता है एक अधिकारी बनने के लिए कि परिवार में कोई अधिकारी है, नौकरी में है, सपोर्टेड होते हैं वो लोग। अब यहाँ बिल्कुल नेगेटिव गाँव का माहौल था, कैसे रहे? जैसे मेरा मानना है कि सपोर्ट कई प्रकार का होता है। माहौल इम्पैक्ट डालता है सिलेक्शन में, लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है माँ-बाप के त्याग का। मैं अपने माँ-बाप का धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक फ्री कर रखा है। मुझसे कोई अपेक्षाएँ नहीं रखी कि आप मेरे लिए ये ज़िम्मेदारी निभाइए। तो ये मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट रहा और यही वजह है कि मैं आज सफल हो पाया। सर एक सवाल आपसे भी है कि इनका सिलेक्शन हुआ राकेश जी का और भी विद्यार्थी बहुत सारे रहे होंगे, तो कुछ विशेषता रही होगी जो विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं। कहीं कोई मेहनत में कमी रही होगी या फिर और तमाम सारी चीज़ें, क्या लगता है आपको? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बरेली के बारे में एक सामान्य लोगों की अवधारणा है। जब बच्चा कहता है कि हम बरेली में कोचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति अचानक से कह देता है कि क्या बरेली में प्रोफ़ेशन होती है? ये बच्चे के कहीं न कहीं मनोभाव पर ये विपरीत प्रभाव भी डालता है कि शायद हो सकता है कि इलाहाबाद और दिल्ली जैसे सेंटर पे ज़्यादा बेटर हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो क्षेत्रीय सेंटर हैं, वो सेंटर आज काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं और तुलनात्मक रूप से ही परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस लेवल का कंटेंट और मेहनत दे रहे हैं जिन पे सिलेक्शन होता है। तो ये पुरानी अवधारणा थी, शायद हो सकता है बरेली में उस समय ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन आज माहौल काफ़ी परिवर्तित हो गया। रहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर दूँगा कि अभ्यर्थी यहाँ पर कई प्रकार के आते हैं। एक अभ्यर्थी वह होता है जिसको परिवार के लोग प्रेरित करते हैं कि तुम सिविल की तैयारी करो। एक स्वप्रेरित होता है। तो जिसको लोग इंस्पायर करते हैं तात्कालिक किसी घटना से मतलब वो इंस्पायर हुए शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन को आ गए या उनके मन में है कि घर वाले कह रहे हैं आप बरेली में रुक जाओ और अब वो उनके मन में लग रहा है कि नहीं हमें दिल्ली जाना चाहिए, इलाहाबाद जाना चाहिए या किसी बड़े सेंटर पर जाना चाहिए। तो वो कभी पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं ना डिवोटेड नहीं हो पाते हैं। तो मैं ऐसे छात्र जो डिवोटेड नहीं हो पाते हैं, उनके मन में रहता है कि ये गुरु सही हैं, वो गुरु सही हैं, हो सकता है इनकी बात सही हो। जब 10 तरह की बात आप सुनते हैं तो भटकाव होता है। यदि आप कहीं पर भी हैं, तो एकाग्रचित्त रहें, विश्वास रखें, क्योंकि आपको उसी विश्वास से सफलता पाना है। तो अब दूसरे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे देशाटन के माध्यम से, तो कई बार हम इनको अपने साथ भी लेके जाते थे। और ये हमारे साथ हमेशा जिसे कहते हैं बात के पक्के और कभी हमको रात के 3 बजे हम लोग को जाना है, तो साथ लेकर जाते थे। रात-रात भर चर्चाएँ होती थी, पढ़ाई पर होती थी। इन्हीं की तरह के अभ्यर्थी और भी थे, उनका भी पीसीएस में चयन हो गया है। तो हाँ, हाँ, तो उनका भी मतलब हमको यही लगा कि जो कहते हैं ना कि व्यावहारिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता भी होती है और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। राकेश जी, आपका सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा-सा तैयारी के बारे में बताइए कि आप अध्यापक भी रहे, सुबह का शेड्यूल आपका रहता होगा कि आप स्कूल जाएँगे, पढ़ाएँगे बच्चों को। एक वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और उसके बाद तैयारी कैसे कर रहे थे आप? सर नहीं कर पाया करता था क्योंकि स्कूल जल्दी जाना होता है। तो जो हुई वो शाम को 6 बजे के बाद ही हुई और इस बार चाहे हम 12 बजे तक पढ़ लें, चाहे 6 घंटे, चाहे 4 घंटे, 6 बजे के बाद ही हमारी पढ़ाई हो पाती थी। और रही बात वहाँ पढ़ाने की, वहाँ बच्चे बड़ा टैलेंटेड होते हैं बेसिक में और बहुत ही क्रिएटिव बच्चे होते हैं जो मैंने फ़ील किया और इसलिए वहाँ पढ़ाने में आनंद भी आया करता है, अभी पढ़ाते भी हैं
और सरकार ने कुछ हमारे लिए लक्ष्य भी तय कर रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम का आप बताइए भी ताकि लोगों को लगना चाहिए कि आप सच में गाँव से हैं। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई एक मैसेज कि किस तरीके से मेहनत करनी है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसी जीवन शैली को अपनाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? वो एक बार आप बता दीजिए जो आपका अपना निजी अनुभव है। सर मेरा निजी अनुभव ये है कि अच्छा, ज़रूरी बातें सर ये हैं कि तैयारी के दौरान हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले एक अच्छे टीचर का चयन, ईश्वर पे विश्वास और खुद पर विश्वास। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसमें चौथा स्तंभ जो है, वो है कि जो हम लक्ष्य तय किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पा रहे हैं, उसका समय-समय मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। सर आप दोनों से एक कॉमन सवाल है, जो मैं अक्सर कहता हूँ और अक्सर हमने पिछली बार जब कोचिंग की में हम आए थे तब भी हमने ये बात कही थी। हमें कहीं ऐसा लगता है हमने कहीं अनुभव किया है इस बात को कि आज बच्चे सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं। मोबाइल से दूर नहीं रह पाते हैं, सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाते। हमने ये भी कहा कि अगर आपको उपवास करना है, व्रत करना है किसी को, अभी नवरात्रि के व्रत रहे, तो हमने कहा कि व्रत भी करना है तो व्रत के साथ ये भी व्रत ले लो कि आज एक दिन मोबाइल नहीं छुएँगे, एक दिन मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तो मोबाइल कहाँ तक सहायक है और कहाँ तक मोबाइल जो है वो बाधक है, इस स्टडी में? देखिए वर्तमान में अगर ये कहा जाए कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाएँगे और दूर रह लेंगे, तो मैं इसे मानता हूँ कि आज के दौर में सोशल मीडिया है, तमाम तरह की सूचनाओं का भंडार है। कई हमारे प्रश्नों के सही उत्तर भी देते हैं। इवन हमें शिक्षक के रूप में जब कहीं जानकारी चाहिए होती है, तो हर समय हर बुक पर्याप्त ऐसा नहीं मिल जाए। लेकिन हम लोग चूँकि शिक्षक होते हैं, तुरंत ही गूगल सर्च करते हैं, तो उसमें कई कंटेंट मिल जाते हैं। उसमें हम ये डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ तक तो जिसे आप पढ़ाई के रूप में लें, ज्ञान के रूप में लें, सोशल मीडिया ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे हमारे जो भारत में एक बड़ी समस्या ये है कि किसी भी चीज़ का जो ऑफ़िशियल प्रयोग होना चाहिए, वो व्यक्तिगत प्रयोग के रूप में उसे देखते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, अगर आपको कंटेंट एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करना है, पीडीएफ करना है, ठीक है। लेकिन अब चूँकि वो व्यक्तिगत ग्रुप बना लिए, क्लासेस के ग्रुप बना लिए, फैमिली के ग्रुप हैं, उनमें जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं, क्लास हैं, परिवार हैं, तो होता क्या है कि वो आपको बार-बार डिस्टर्ब करता है। और कभी टेलीग्राम है और तमाम तरह के फ़ेसबुक है, अकाउंट उन पर जाना है और पता नहीं आजकल इंस्टाग्राम वग़ैरह सारा कुछ सब चल रहा है। अब ठीक है मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप ज्वाइन मत करिए, क्योंकि कहते हैं ना समय के अनुसार व्यक्ति को चलना पड़ता है। लेकिन बस इतना ही मैं अभ्यर्थियों से कहता हूँ, कल मैं क्लास में भी कह रहा था कि आप पढ़ते समय जैसे मैं कहता हूँ कि 24 घंटे हर समय कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। लोग कहते हैं कि अक्सर ये कहते हैं कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे करना चाहिए। परिवार वाले भी अज्ञानता के कारण दबाव डालते हैं बच्चे पर कि 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। देखिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है पेशेंस के साथ। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जीवन के 3 चरण बनाओ 1 दिन के। 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए रखो। चाहे उसमें आप 8 की जगह 10 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे की जगह 10 घंटे सो लो या अपने कहीं भी परिवार के साथ समय व्यतीत करो। ऑटोमेटिक जब आप उस गहराई में उतरेंगे, तो पढ़ाई का समय ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? राकेश जी, जो सोशल मीडिया आप भी चलाते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या बाधक बने कभी ये या फिर आपने इनका उपयोग कम करा या एक बैलेंस बना के चले? क्योंकि आज हम उस दौर में हैं जहाँ युवा जो है सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज होगा, रात को गुड नाइट का मैसेज होगा। एक नोटिफ़िकेशन भी अगर हम खोलते हैं अपना तो वो उसके बाद हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं, हमारे कब आधा घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। कई युवाओं से बात होती है हमारी इस तरीके से। कहाँ तक सहायक मानते हैं इसे, कहाँ तक इसका दुरुपयोग हो रहा है? सर मैंने सुविधानुसार सोशल मीडिया का यूज़ हर तरीके से किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ तभी खोलता हूँ कि जब मुझे कोई कंटेंट देखना होता है। जब भी मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है खोलने की, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। और मोस्टली समय अब तो जॉब में रहता है मोस्टली उसके बाद समय मिलता है तो पढ़ लेते हैं। तो कंटेंट के लिए काफ़ी यूज़ हेल्प में करने में मुझे वो यूज़ करने में मुझे हेल्प मिलती है। ऐसे मोस्टली वर्तमान समय में कंटेंट को खोजने में काफ़ी इसकी हेल्प मिल रही है। उसके लिए मैं कर पाता हूँ उसका यूज़। सोशल मीडिया को एक बैलेंस बना रखा है आपने और तकरीबन कितने घंटे से कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं? शाम का टाइम कैसे निकालते हैं ये और बताएँ? शाम को टाइम फिक्स है, स्कूल से कितना भी काम हो हम आराम से 7 बजे तक फ्री हो जाते हैं, साढ़े 6 उसके बाद हम 4 11 12 तक 12 एक आखिरी सवाल और आपसे भी सर वही सवाल हम पूछेंगे कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, वो क्या करें? आपने उस बात पे हम थोड़ा-सा बीच में रुक गए थे, वो क्या करें और क्या ना करें? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा
की तैयारी जो करें उसमें सबसे पहला क्रम होता है कि एक अच्छे जो गाइडर होता है उसका सिलेक्शन करें। उसका चुनाव करें कि हमें किसके अंडर में ये काम करना है और किसका हमें मार्गदर्शन चाहिए। उसके बाद कुछ अच्छी किताबों का सिलेक्शन होना चाहिए और कभी-कभी सोशल मीडिया का भी मतलब जो है नेट का भी सहारा लिया जाना चाहिए। पुराने जो पेपर्स हैं उनको लगाया जाना चाहिए और न्यूज़पेपर को भी अपनी हैबिट में होना चाहिए। सर आप बताइए कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सिखाते भी होंगे, लेकिन चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता लगना चाहिए कि बच्चे कहाँ विफल हो रहे हैं, कहाँ पे क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। जो बच्चा कोचिंग आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं मन में है उसके बड़ा अधिकारी बनना, लेकिन कहाँ पे चूक हो रही है, वो गलती कहाँ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं गलती और क्या करना चाहिए दोनों पक्षों को जैसे कहते हैं ना संयुक्त रूप से बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपने सिविल सर्विसेज़ में आने का चयन करना ही एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी मतलब जिसे कहते हैं ना इच्छा होती है, जागृति होती है। तो आपके अंदर आपने आधी तो विजय प्राप्त कर ली कि सिविल सर्विसेज़ के प्रिपरेशन के लिए। अब बात होती है कि आज की डेट में बाज़ार में जिसे कहते हैं मृगमरीचिका जैसा कंटेंट है। बहुत सारा कंटेंट है, आप एक चीज़ पे जाएँगे तो बाज़ार में बहुत सारी बुक मिल जाएँगी। वो मार्केटिंग के अपने तरीके हैं। तो एक अपना अच्छा गाइड बनाइए। गाइड का मतलब है कि वह आपको सही दिशा निर्देश दे और दिशा निर्देशों के साथ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के अनुसार देखिए कंटेंट क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है और क्या छोड़ना है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए और नोट्स इस तरह से चाहे गाइड के अंडर में करें, चाहे व्यक्तिगत करें, चाहे कोचिंग के अंडर में करें कि वो एक सम्मिलित रूप से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक ही पॉइंट पर 10 किताबें रख ली, तो वो एग्जामिनेशन टाइम पर हेल्पफुल नहीं होगा। तो आप एक अपना पर्सनल नोट्स बनाइए, प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो और उस नोट्स के साथ-साथ प्रत्येक यूनिट के साथ आप प्रीवियस ईयर लगाइए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में। अगर आप प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और मेंस में आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग करें व्यक्तिगत रूप से, तो आप देखेंगे कि जब मेंस देखिए मेंस से ही सिलेक्शन होना है। तो अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन लिखे हैं, तो अगले 20 को 10 क्वेश्चन जो करेंगे वो उनमें गुणवत्ता बढ़ेगी और 51वाँ क्वेश्चन कहते हैं ना जब हम लगाते हैं तो गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुद पे विश्वास रखिए। और परिवार को भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ चैनल के साथ कि आप बच्चे जब आपको लगे कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, वो सही ट्रैक पर है, तो बार-बार उसको टोकिए मत। जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे कभी मतलब ये नहीं कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? परिवार को भी विश्वास की ज़रूरत है। ये नहीं है कि किसी के बच्चे के बारे में सुन लिया, उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया, उसका हो गया, आप अपने बच्चे पे विश्वास करिएगा। इसमें किसी का देर से होता है, किसी का जल्दी से होता है। जैसे इन्होंने 18 का इंटरव्यू दिया और 19, 20, 21 में लगातार 3 साल प्री ना होने पर परिवार इनका कह सकता था बेटे आ जाओ तुम्हारा नहीं होगा, उस समय तो ये बेसिक में टीचर भी नहीं थे और ये मान के चलिए वापस चले जाते, परिवार दबाव बना देता, तो यहाँ से करियर खत्म हो जाता है। तो यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप विश्वास करिए, परिवार की भी ज़िम्मेदारी बनती है और बच्चे से बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम पर विश्वास करिए, मेहनत पर विश्वास करिए और करंट अफ़ेयर को रेगुलर पढ़ाते मतलब पढ़ते हुए चलिए। बच्चे ये मान लेते हैं कि करंट अफ़ेयर एक लास्ट पार्ट है प्रिपरेशन में। देखिए, प्रिपरेशन का तरीका है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। लोग क्या करते हैं लास्ट 10 दिन में या लास्ट के 2 सप्ताह या 3 सप्ताह पढ़ते हैं, तो नए-नए मटेरियल को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि लास्ट आप 10 दिन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 2 महीने पहले से ही आपके पास कोई नया मटेरियल पढ़ने को ना हो, बल्कि आप पुराने पे रिवीज़न कर रहे हैं। अगर कुछ नया हो तो वो हो करंट अफ़ेयर। ये नहीं है कि लास्ट टाइम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा अब मैं ये भी किताब पढ़ लूँ, अब मैं वो भी पढ़ लूँगा। तो आप पहले से प्रिपरेशन रखिए और एक ही बात कहूँगा कि रीजनल सेंटर का एक प्रॉब्लम है जैसे बरेली में। यहाँ बच्चा प्री की प्रिपरेशन पहले करने आता है और मेंस की बात को करता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि मेंस और प्री अलग नहीं है। आप ऐसा कोई भी अगर सेंटर में भी आप कहीं एडमिशन लेते हैं, तो ये धारणा से मत करिए पहले हम प्री में ट्राई करें, फिर मेंस में। आप कंप्लीट प्रिपरेशन करिए क्योंकि प्री मेंस कंप्लीट है। आज मेंस में भी 150, 175, 200 वर्ड की आती है यूपीएससी और बीपीसीएस दोनों के मैं कॉमन ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो प्री मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन है और खुद पे विश्वास है तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, सेल्फ प्रिपरेशन कीजिएगा। तो मैं वही कहूँगा कि परिवार और छात्र दोनों को विश्वास करना है। एक अच्छा मेंटर रखिए, गाइड रखिए, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो एक संस्थान के रूप में हो, रेगुलर गाइड हो। गाइड का मतलब पढ़ाना ही है
उसके साथ-साथ उसको बहुत बड़े सिविल सर्विसेज में मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। परिवार की सिवा अगर कोई सपोर्ट करता है, वो गाइड ही करता है। आपका कहना ये है कि परिवार की सपोर्ट भी चाहिए और उसके साथ प्री और मेंस की एक साथ पढ़ाई भी चाहिए और सबसे ज़्यादा जो है वो लगन चाहिए, जो मेहनत चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना चाहिए, परिवार को सहयोग करना चाहिए। एक राकेश जी एक चलन है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जब किसी का अधिकारी के लिए चयन होता है या कुछ सरकारी नौकरी के लिए चयन होता है, उसका रिश्ता कभी कहीं जाता है, तो ये कहा जाता है कि भई तनख्वाह तो उसकी 50,000 है, ऊपर का वो अच्छा कर लेता है। ये एक चलन है सर, ऐसा आपने भी सुना होगा। अब अधिकारी बनता है तो कहते हैं साहब तनख्वाह 1 लाख रुपए है लेकिन ऊपर का अच्छा कर लेता है, ऊपर का अच्छा कमा लेता है। आप भी अधिकारी बन गए, तो ये ऊपर पे कोई नज़र तो नहीं है कहीं? ऊपर के बारे में सही नहीं करी। हमारे पास सैलरी में इतनी आती है कि हमारा खर्चा उसमें पूरे हो जाते हैं। अधिकारी बनने से पहले बात करते हैं तो 100% जो स्टूडेंट जो अधिकारी बनने जा रहे होते हैं, वो यही कहते हैं हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आज जो सिस्टम जिस तरीके से करप्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अधिकारी ही पूरे देश को चला रहे हैं, जहाँ पर भी सिस्टम में बैठे हैं। बहुत अधिकारी ईमानदार भी हैं, लेकिन बहुत सारे करप्ट हैं, करप्ट की तादाद जो है ज़रा ज़्यादा है। तो वो ऊपर के उस पे डिपेंड रहते हैं। आप इसे मैनेज कैसे करेंगे? सर मेरा काम सिर्फ़ इतना रहेगा, शासन ने जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपेंगी, जो नीतियाँ मुझे मिलेंगी, मैं सिर्फ़ उनको ईमानदारी से क्रियान्वयन करने में, उनको फ़ॉलो करने में ही विश्वास रखता हूँ और इस पे ही काम करूँगा। अगले 6 महीने लगेंगे आपको ड्यूटी जॉइन करने में। हम जब आप जॉइन कर लेंगे तब एक बार आपके ऑफ़िस आकर भी आपसे बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे, प्रयास ये करेंगे और आपको ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप ईमानदारी से इस काम को करेंगे और ईमानदारी से ही आप इसका, क्योंकि शिक्षा विभाग में आपका चयन हुआ है और आप शिक्षा विभाग से जुड़े भी हैं। शिक्षा एक बुनियाद है हमारे देश की और शिक्षा अगर बिगड़ जाएगी तो पूरा देश नर्क की तरफ चला जाएगा। अगली मुलाकात आपसे करेंगे जब आपकी ड्यूटी होगी, आप ड्यूटी में तैनात होंगे, तब हम आपसे फिर मिलेंगे। बने रहिए तब तक एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद।